जय संविधान जय भारत. मी संजय कांबळे, बहुजन प्रवाह न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. पुणे दिनांक 27/2/2022 रोजी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृहामध्ये बामसेफ व बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने EVM मशीन भांडाफोड राष्ट्रव्यापी यात्रा पार्ट 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम संपन्न झाला. या लढ्यासाठी मी लघुजी क्रांती मोर्चा राज्य सचिव महा या नात्याने मी त्यांना त्याच्या सोबत आहे आणि मी माझा वेळ आदरणीय वामन मेश्राम साहेबांना देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय लवजी जय भीम. धन्यवाद बाळासाहेब राजपसरे. यानंतर मी या ठिकाणी एक विनंती करू इच्छितो, ज्या ज्या लोकांना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन द्यायचं आहे त्यांनी कृपया त्यांची नोंद जी आहे ती निखिल गडकर आणि मंगेश पोटे सरांकडे करावी. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते माननीय आनंद प्रदीप क्षीरसागर सर, ज्यांनी हॅरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो USA मध्ये ही पदवी घेतलेली आहे आणि ते समन्वयक आहेत CBC जनजागृती OBC जनजागृती अभियान महाराष्ट्र राज्याचे. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाला त्यांची भूमिका मांडावी. गडकर साहेब यांनी आम्हाला ही संधी दिली त्यासाठी मी आणि बामसेफ ही भारताच्या इतिहासामध्ये फ्रंट लाईनवर केडराईज पद्धतीने काम करणारी एकमेव अशी बहुजन समाजाची एक खूप मोठी ताकद आहे, वज्रमूठ आहे. आणि मी या कार्यक्रमाला येण्याचं मी निमंत्रण अगदी मनापासून यासाठी स्वीकारलं की आज जो आपल्या समोर जो शत्रू आहे तो आज धर्माचं राजकारण करतोय, तो आज जातीचं राजकारण करतोय, पण त्याचं फाउंटन काय, त्याचं सेंट्रल मूळ काय, त्याचा रक्ताची ऍक्च्युअल ताकद काय, त्याचं फाउंटन हे आहे की तो पण कार्डराइज्ड आहे. एक काळ होता की भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये काँग्रेस कार्डराइज्ड होती, आज नाहीये, संपली. एक काळ होता की कम्युनिस्ट लोक खांद्यावर शबनल शाल लावून कम्युन मध्ये राहून आपल्या चळवळीचा प्रचार प्रसार करायचे, कार्डराइज होते. आज कार्डर नाही कम्युनिस्टांचं, संपले. समाजवादी चळवळ आपल्या पुण्यामध्ये SM जोशी असतील, नागव गोरे असतील, पार पुर्वेकर साहेब असतील, असे अनेक लोक होते. कार्डर संपलं, संपले. आपण उभे आहोत. आता जी फायनल होईल, जो काही सामना होईल तो वन कार्डराइज ऑर्गनायझेशन विरुद्ध अनदर कार्डराइज ऑर्गनायझेशन असा हा ठाम सामना आहे. एकीकडे मनुवादी कार्डराइज सिस्टीम आहे आणि एकीकडे फुले, शिव, शाहू, आंबेडकर, पेरियार या विचारधारेची आमची ताकद आहे. हा तो सामना आहे. 2000 साली मेश्राम साहेबचं भाषण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये हे चालू असताना विद्यमान आताचे जे प्रोफेसर आहेत सुनील गायकवाड यांनी मला जबरदस्तीने घेऊन गेलं होतं. साहेब तुमचं भाषण मी सोलापूरला ऐकलं होतं, तेव्हापासून मी तुमचा फॅन आहे आणि मी ह्या ठिकाणी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलोय. मी सेकंडला तुम्हाला इतक्या जवळनं पाहतोय, कारण का मी एवढंच म्हणेल की इतक्या जवळून पाहण्याचं भाग्य माझ्या नशिबी त्याने दिलं. मी नाममात्र इथं आलोय आणि जो विषय आहे EVM ह्याच्याबद्दल खूप काही चांगल्या पद्धतीनं मी मांडणी करू शकतो, तेवढी ताकद आणि धमक ही माझ्यात आहे. पण साहेब, निसर्गाचा चमत्कार होता तुमच्या समोर येण्यासाठी माझा घसाच देवाने तात्पुरत्या काळातून माघारी घेतलेला आहे. आणि बंधू एवढं सांगू शकतोय की आतापर्यंतच्या कोणाचं मी भाषण ऐकलं नाहीये, पण तुम्हाला सांगून जातो कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है. कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है. अरे यूं तो चले थे मंजिल पाने के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है. आणि ऐकून घ्या, इतकंच नाहीये, एखाद्या समाजामध्ये दशकात एखादा माणूस पैदा होतो तसा फौजामध्ये साहेब मेश्राम साहेब तुम्ही पैदा झालेला. सदासजी नेते मिळत नाहीये. हरिभाऊ राठोड पैदा व्हायला ना आमच्या समाजात पुढची 7 पिढी जाणार आहे साहेब. ही वास्तव परिस्थिती आहे, लोकांनी नाकारू नये. पण मेश्राम साहेब, तुम्ही ज्या पद्धतीनं बहुजनांना धरून जी बामसेफच्या माध्यमातून जी बांधणी केलेली आहे आणि आता मी उघड्या डोळ्यांनी बघतोय, याच आम्ही जे पाहतोय ते आम्हासारख्या लोकांना लाज वाटते आणि ईश्वराला हेवा वाटतीये.
तेवढं कार्य, तेवढं कर्तृत्व आणि तेवढी धमक आणि तेवढी क्षमता असणारे ह्या देखील लोकात तुम्ही आहात आणि एवढ्या लवकर तुमच्या समोर मी जाता दमलोय. ठीक आहे, इकडे यानंतर माननीय ॲडव्होकेट रमेश राठोड सर यांच्याकडनं 5,000 रुपये जन आंदोलन निधी मेश्राम साहेबांना सुपूर्द करण्यात येत आहे. यानंतर माननीय ॲडव्होकेट रमेश राठोड सर यांच्याकडनं रुपये 5,000 निधी माननीय मेश्राम साहेबांना सुपूर्द करण्यात येत आहे. थोड़ा इस पर आने वाले समय में दिसंबर तक भारत बंद करने की भी योजना है. इस अभियान के अंतर्गत, पार्ट 2 के अभियान के अंतर्गत, इसीलिए इस अभियान को, पार्ट 2 अभियान को शुरू किया गया है. साथियों, ईवीएम के संदर्भ में हम लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है. 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यह निर्णय लिया. बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने का क्या मतलब है. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है. इसका मतलब यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये जो निर्णय दिया गया है ये कानून है. ये पहली बात समझना जरूरी है. केवल पार्लियामेंट ही कानून पास नहीं करती है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं उसको संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है. तो ये समझना जरूरी है. बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती या उनको मालूम नहीं है ये बात. दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. फ्री का मतलब है मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता. ये उसका अर्थ है. जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाने का आदेश दिया. उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल मशीन. तो अब चुनाव में केवल ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है. अब 2 मशीनें हैं, एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर ट्रेल मशीन है. समझने के लिए या आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो ईवीएम मशीन है उसका मैंने नाम रखा है घोटाला करने वाली मशीन.
ये मैंने किस आधार पर कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला हो सकता है। इसके आधार पर कह रहा हूं समझने के लिए कि ईवीएम मशीन का एक नाम एक घोटाला करने वाली मशीन है। जो पेपर ट्रेल है इसका मैंने नाम रखा समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों नाम अंग्रेजी है तो मैं उसके हिंदी नाम बता रहा हूं। पेपर ट्रेल मशीन का मैंने नाम रखा घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम मशीन घोटाला क्यों करती है ये भी थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के बारे में सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं है। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। समझाने के लिए जब बैलेट पेपर होता था तो आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। समझाने के लिए उदाहरण दे करके ताकि बात समझ में आ जाए। जब आप किसी बूथ पर जाते थे तो वहां के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप बैलेट पेपर देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट के नाम है, फिर उसके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। समझाने के लिए, हो सकता है ऐसे नाम होते हो ना होते हो, समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। फिर आप सोचते हो कि किसको वोट दे, उसके वोट दे, किसको वोट दे, गधे को दे, सुअर के दे, कुत्ते को दे। चलो इस बार मैं कुत्ते को वोट दे देता। तो फिर आप सोचकर कुत्ते को वोट देने के बारे में सोचते हैं, और फिर वो स्टैंप, जो पहले स्टैंप होता था, ईवीएम आने के पहले स्टैंप होता था, तो आप देखते थे ऐसा, हाँ इंक लग गया है। फिर वहां देखते थे कि हाँ यहां सबसे नीचे कुत्ता है, हाँ बराबर लग गया है, कुत्ते को लग गया है, ऐसा देखते थे। ये दोनों आंखों से देखते थे। देखने के बाद कि जो मैं बता रहा हूं उसका मकसद है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये ऐसा फोल्ड करते थे। फोल्ड करने के बाद फिर आप उसको और छोटा फोल्ड, फिर सबसे छोटा फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तो आप निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया, मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होते थे और निश्चिंत होकर अपने घर गए। इतना कंफर्म हो गया, पक्का हो गया, ये मैंने जिस कुत्ते को वोट डालना था वो कुत्ते के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया है। ऐसा समझकर आप चले जाते। अब ईवीएम आ गया, कंपेरेटिव बता कि लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मशीन की बात है, मगर पता नहीं लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। अब ईवीएम आ गया। ईवीएम आने के बाद आप बटन दबाते हो, क्योंकि ये बैलेट पेपर हो गया, अभी बैलेट पेपर खत्म हो गया। अब आपने ईवीएम आगे बटन दबाया। बटन दबाने के बाद दिखाई नहीं देता। आपने मान लो पंजे पर दबाया, दिखाई नहीं देता कि आपका जो वोट है, स्टैंप है, वो पंजे पे लग गया कि नहीं लग गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर पर सारी क्रिया पूरे दोनों आंखों के सामने होती, मगर ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। अंग्रेजी शब्द आया हुआ है, वो इसलिए आया हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को दिखता होगा, मतदाता को नहीं दिखता है। दोनों को दिखना चाहिए ना, चुनाव आयोग को भी दिखना चाहिए और मतदाता को भी दिखना चाहिए। दोनों को दिखे तो माना जाएगा मशीन ट्रांसपेरेंट है। नहीं है, दिखाई नहीं देता। फिर जो दिखाई नहीं देता वो आपका वोट ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। चले जाने के बाद वो किसके नाम पर जमा होता है आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये बातें समझ में आनी चाहिए। क्या मामला है ईवीएम मशीन? ईवीएम मशीन को बनाया ही इस तरह से कि आपके वोटों की चोरी की जा सके। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को बहुत बुरा लगा होगा ऐसा जब मैंने कहा, तो जिनको बुरा लगा होगा वो मेरे खिलाफ एफआईआर कर ले। वो कर नहीं रहे, क्यों? उनको मालूम है मोहम्मद मेश्राम के पास सबूत है, उस पर एफआईआर करेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे। तो वो मेरे ऊपर एफआईआर कुछ नहीं करते, क्योंकि मशीन कंपनी वाले अपने आप नहीं बनाते, मशीन को चुनाव आयोग ऑर्डर देता है। चोरी करने वाली मशीन चाहिए, ऐसी ये फैसिलिटी चाहिए। जैसी आपको मशीन चाहिए वैसा ऑर्डर देंगे और फिर कंपनी वाले बोलेंगे अच्छी मशीन सस्ती मिलेगी, चोरी करने वाली थोड़ी महंगी महंगी चलेगी, सस्ती। सही है आपकी बात कि सच्ची मशीन सस्ती मिलेगी, मगर चोरी करने वाली क्या है, थोड़ा बहुत मतलब हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत सारी फैसिलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी करनी है और पता नहीं चलने देना, ज्यादा टेक्निकल और सारा इधर उधर करना पड़ेगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा। नहीं ठीक है, ज्यादा लगे कोई बात नहीं है, मगर चोरी करने वाली चाहिए। तो चुनाव आयोग जैसा ऑर्डर देता वैसी मशीन बनती है। ये आप लोगों को या सारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि मशीन कंपनी वाले अपने आप नहीं बनाते, मशीन को जैसा बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा वैसी मशीन बनाकर दी जाती है। ये समझना चाहिए हम लोगों को। चुनाव आयोग को भारत के संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने का अधिकार आपको दिया जाता है। चुनाव आयोग ही इस घोटाले में शामिल है। तो ये पहली बात तो हम लोगों को समझना, और इसलिए उस तरह की मशीन बनाई जाती है। दूसरा, उसमें जापान या अमेरिका से चीप आती है, वो देखने का अधिकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। चुनाव आयोग को पूछा गया कि वो चीप में क्या है, हमें पता नहीं। जब बैलेट पेपर था तो पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता था, मगर चिप के ऊपर अमेरिका या जापान से, जब पहली बार जापान से लाया था, जापान के लोगों को पूछा गया था कि क्या आप अपने देश में ऐसा ये लगाते हो ईवीएम? तो जापान के लोगों ने कहा मूर्ख है क्या आप लोग? हम मूर्ख नहीं है, हमने ऐसा नहीं लगाते। हमारे देश में ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर है। हमारा देश
टेक्निकली दुनिया में एडवांस कंट्री माना जाता है। हमारे यहाँ हम टेक्नोलॉजी का चुनाव नहीं करते, बैलेट पेपर पर ही करते हैं। दुनिया वाले चाहे हमें बैकवर्ड कहे, मगर हम तो है एडवांस ही। अभी अमेरिका से छिपाती है। अमेरिका को मालूम है भारत के चुनाव जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। अमेरिका में बैलेट पेपर होता है और भारत के चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अमेरिका को